नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बौद्धियम इंस्टीट्यूट में। मैं हूं सुकृत मनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिटी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दल को। इससे पहले के 3 क्लास यानी चैप्टर 1, 2 और 3 को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। जैसे बात करें राजनीतिक दल की, तो जरा एक पल के लिए सोचिए, भारत जैसे बड़े देश में अगर भारत में राजनीतिक दल ना हो तो क्या होगा। चुनाव कौन लड़ेगा, है ना, सरकार कौन बनाएगा, जनता की समस्याएं जो हैं वो संसद और विधानसभा में कौन पहुंचाएगा। लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी में सिर्फ मतदान करने से नहीं चलता है देश, बल्कि इस डेमोक्रेसी को सही दिशा देने के लिए जो काम करते हैं उसे ही पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। यही पॉलिटिकल पार्टी जो है ये पॉलिसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलिसी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, विपक्ष में रहकर सरकार को जवाबदेह भी बनाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की हर महत्वपूर्ण अवधारणा को सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे आपके एनसीईआरटी में कहा गया है कि आम नागरिकों के लिए जो है लोकतंत्र का मतलब ही राजनीतिक दल होता है। परंतु इसको समझेंगे, अगर आप किसी दूर दराज के गांव में जाएं, मतलब भारत है बहुत बड़ा है, और इसके किसी दूर दराज गांव में जाइए तो जहां पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, क्या नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो आप उन्हें शायद हमारे संविधान के बारे में नहीं, उनसे जानकारी ले पाएंगे। संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप उनसे कोई भी जानकारी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ना ही उन्हें जो है प्रेसिडेंट के बारे में मालूम होगा, ना ही उन्हें जुडिशरी के बारे में ज़्यादा, जुडिशरी की शक्तियों के बारे में पता होगा। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस को जानते हैं तो वो कहेगा बिल्कुल हाँ। वो अगर आप उनसे कहेंगे कि भाजपा को, बीजेपी को जानते हैं तो कहेंगे बिल्कुल हाँ। या किसी स्थानीय पार्टी के बारे में अगर आप पूछ देंगे तो वो तुरंत पहचान जाएंगे। आम आदमी के लिए जो है, जो कॉमन मैन है, ठीक है, कॉमन पीपल जो है, आम नागरिक जो है, उनके लिए जो है सरकार का जो चेहरा है वह पार्टी है। क्या है? उनके लिए सरकार का चेहरा पार्टी होती है। इसीलिए सबसे दृश्यमान संस्था कहा गया है किसे? पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी को दृश्यमान संस्था कहा गया है। इसीलिए आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब ही राजनीतिक दल होता है। उसे कोई मालूम नहीं है संविधान क्या होता है ना, प्रेसिडेंट क्या है, जुडिशरी क्या है, उसे इन सब चीज़ों चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है। आगे बात करते हैं राजनीतिक दल क्या होता है। तो राजनीतिक दल को समझने के लिए आपको इसमें 3 चीज़ें पढ़नी होगी। एक पॉलिटिकल पार्टी वाले वर्ड को समझेंगे, कंटेस्ट इलेक्शंस समझेंगे, और होल्ड पावर। तो पॉलिटिकल पावर क्या होता है? यह कोई भी रैंडम भीड़ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कोई रैंडम भीड़ नहीं है। यह उन लोगों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जिनकी सोच जो है देश को चलाने के विचार और नीतियां एक जैसी होती है ना, एकदम, मतलब सभी का सोच एक जैसा है, ठीक। चुनाव लड़ना, कंटेस्ट इलेक्शंस, ये इस समूह का पहला लक्ष्य होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो है चुनाव में उतरना। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में उतरना मतलब चुनाव में लड़ना, ठीक है। आगे बात करेंगे सत्ता हासिल करने की, होल्ड पावर की। तो चुनाव लड़ने का जो अंतिम उद्देश्य जो होता है वो होता है कि सरकार की जो कुर्सी होती है, जो वहाँ पे पावर होता है, सरकार की कुर्सी, पावर, उसको संभालना ताकि वह देश के फैसले ले सके। इसी को कह रहे हैं होल्ड पावर, ठीक है। सामूहिक भलाई की बात करें, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज, वे कुछ सामूहिक भलाई क्या है उसको समझेंगे। पार्टियां जो हैं सामाजिक हित के लिए, समाज के सामाजिक हित के लिए कुछ कलेक्टिव गुड को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतियों पर सहमति दिखाती है, सहमति होती है। जैसे कि आप समझेंगे समाज में जो है हर इंसान अपनी अपनी ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे एक किसान चाहता है कि फसल के दाम बढ़े। किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है कि फसल का दाम बढ़े,
जबकि एक शहर का जो खरीदार है, जो बायर है, शहर का जो खरीदार है, शहर के खरीदार चाहते हैं कि अनाज जो है सस्ता मिले। अनाज क्या मिले? फसल जो है सस्ता मिले। समझ रहे हैं? सामूहिक भलाई का मतलब है पार्टियां एक ऐसा बीच का रास्ता निकाले, जैसे किसान सोच रहा है कि फसल महंगा हो और शहर का जो है व्यापारी सोच रहा है कि अनाज सस्ता मिले। इन दोनों के बीच का रास्ता या नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है, जिससे समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है भला हो सके। उसी को सामूहिक भला कहते हैं। यह जो है सिर्फ किसी एक वर्ग का नहीं है। आगे बात करेंगे समझना और लागू करना, परसुएड कैसे करते हैं। तो चुनाव से पहले पार्टियां जो है घर घर जाकर जो है रैलियां करती हैं, योजनाएं बनाकर जो है लोगों से मिलती है, वे लोगों का भरोसा जीतते हैं। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे। वो सिर्फ वादे नहीं होता है, सिर्फ वादे करना काफी नहीं है। जब जनता उन्हें वोट देकर पॉपुलर सपोर्ट करती है, ठीक है, वोट देकर क्या कर देती है, जिता देती है इलेक्शन, तो वो सरकार जो है सरकार में आकर उन वादों को, वो जो हम कमिटमेंट किए हुए थे, उन पॉलिसीज को कानून बनाकर जमीन पर लागू कराते हैं। ठीक है, बात को समझते जाइएगा। आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के जो हिस्से हैं। जैसे हमारे शरीर में को ठीक से काम करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जैसे बॉडी है हमारा, बॉडी में बहुत सारा अंग है। ठीक है, बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। जैसे दिमाग हो गया, यहाँ पे आपको हाथ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, पैर की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही किसी भी राजनीतिक दल को जो है चलाने के लिए तीन स्तंभ होते हैं, तीन थ्री पिलर्स होते हैं। कितने पिलर होते हैं? थ्री पिलर, थ्री पिलर्स होते हैं। इन तीनों के बिना कोई भी पार्टी जिंदा नहीं रह सकती है। तो चलिए समझते हैं इन तीन पिलरों को। पहला है द लीडर्स, यानी नेता। ये वो लोग होते हैं, नेता वे लोग होते हैं जो पार्टी के सभी बड़े फैसले लेते हैं और नीतियां तय करते हैं, है ना, मेजर डिसीजन लेते हैं और फॉर्मुलेट पॉलिसीज, नीतियां बनाते हैं। इन्हें आप पार्टी का दिमाग भी कह सकते हैं। लीडर्स को जो है आप किसी भी पार्टी का ब्रेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है। ये पार्टी के सबसे बड़े और जाने माने चेहरे होते हैं। जैसे पार्टी के जो हैं अध्यक्ष होंगे, पार्टी के कौन होंगे? अध्यक्ष इसमें होंगे, पीएम होंगे, या बड़े बड़े मिनिस्टर्स होंगे। बड़े बड़े क्या होंगे? मिनिस्टर्स होंगे। जाने माने चेहरे होते हैं, प्रवक्ता होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द एक्टिव मेंबर्स की। एक्टिव मेंबर्स क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो पार्टियां की रणनीतियों को जमीन पर लागू करते हैं, है ना, वर्क ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लागू करते हैं। ये मतदाताओं को जो है इकट्ठा और एकजुट भी करते हैं। स्ट्रेटजीज एंड मोबिलाइज वोटर्स, है ना, क्या करते हैं? पार्टी के जो चीज़ें होती हैं उनको ग्राउंड लेवल पर ये एक्टिव मेंबर ही काम करते हैं। मतदाताओं को इकट्ठा करना काम होता है, एकजुट करना काम होता है, मोबिलाइज। आगे बात करते हैं इसके, अगर बात करें इन्हें आप पार्टी का हाथ पैर कह सकते हैं। जैसे ये दिमाग थे, तो ये पार्टी का जो है हाथ पैर है। ये पार्टी का एक्टिव मेंबर क्या है? हाथ पैर है। ये पार्टी के हाथ पैर होते हैं। ये सिर्फ बड़े पदों पर बैठे नेता नहीं होते हैं, बल्कि ये वफादार कार्यकर्ता होते हैं। क्या होते हैं? वफादार कार्यकर्ता। जो पार्टी के दफ्तरों को संभालते हैं। ठीक है। इनका काम होता है कि ये घर घर जाकर, ये जो एक्टिव मेंबर हैं, ये घर घर जाकर जब चुनाव आते हैं तो धूप में रैली जो होता है, ठीक है, धूप में रैली आयोजित करते हैं, घर घर जाके पर्चे बांटते हैं, और पार्टी का झंडा लगाना काम होता है। इन्हीं का काम होता है कि नेताओं और आम जनताओं के बीच सबसे मजबूत कड़ी को स्थापित करने का सबसे मुख्य काम एक्टिव मेंबर का ही होता है। अब बात करते हैं द फॉलोवर्स की, अनुयायी या समर्थक की। ये आम नागरिक होते हैं, द सिटीजन्स हु बिलीव इन द पार्टीज आइडियोलॉजी। ये आम नागरिक होते हैं। ठीक है। ये ये विचारधारा पर विश्वास करते हैं। चुनाव चुनाव में जो है ये उन्हें वोट देते हैं, जिस भी विचारधारा को ये मानते हैं, वोट फॉर देम।
इन्हें आप पार्टी की जो है ताकत या धड़कन कह सकते हैं। द फॉलोवर्स को, अनुयायी को ताकत या धड़कन कह सकते हैं। इनके बिना जो है पार्टी कुछ भी नहीं है, ठीक है, धड़कन कह सकते हैं। ये पार्टी के दफ्तर में रोज काम करने नहीं जाते हैं, ना ही ये चुनाव में खड़े होते हैं। ये हम और आप हैं। ये फॉलोअर्स कौन है? ये हम और आप जैसे आम लोग हैं। इनका काम है, ये अपनी एक पसंदीदा जो इनकी पार्टी होती है, जो जिनको ये इनके फेवरेट पार्टी हैं, ठीक है, फेवरेट पार्टी को ये, जिसकी सोच इन्हें अच्छी लगती है, जैसे पार्टी विकास की बात करती है, कोई किसानों की बात करती है, ये सोशल मीडिया पर या चाय की दुकान पर जो है अपने पसंदीदा पार्टी का जो है पक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं? पक्ष लेते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, चुनाव के दिन केवल उसी पार्टी को वोट देते हैं। जिसको यह पसंद करते हैं उस पार्टी को ये लोग क्या दे देते हैं? वोट देते हैं। समझ रहे हैं? यह बिना समर्थकों के जो है कोई भी नेता या पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। ये अनुयायी बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं। बात करते हैं, हमने इसमें ऐड किया यूपीएससी वैल्यू एडिशन। पार्टीशन क्या होता है? दलगत भावना या पक्षपात। पार्टीशन को क्या बोलते हैं? दलगत भावना। दलगत भावना कहिए या फिर पक्षपात कहिए, पार्टीशन वही हुआ। सरल शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो कोई व्यक्ति किसी एक राजनीतिक दल के प्रति इतना वफादार या अंधभक्त हो जाता है कि उसे अपनी पार्टी की हर बात सही लगती है, ठीक है, और दूसरी पार्टी जो होती है उसकी हर बात उनको गलत लगने लगती है। इसी सोच को जो है दलगत भावना, पार्टीशनशिप कहा जाता है। चलिए इसको गहराई से समझते हैं। जैसे पक्षपात पूर्ण नीतियों के बारे में अगर समझेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो होता है, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टी समूह या गुट के प्रति पूरी तरह समर्पित है, कमिटेड है। क्या है? पूरी तरीके से समर्पित है, कमिटेड है एक पार्टी की तरफ से। यह वह व्यक्ति होता है जो अपनी पसंदीदा पार्टी से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका होता है। उसके लिए उसकी पार्टी ही सब कुछ है। समझ रहे हैं? संतुलित ये सोच नहीं पाते हैं, इनएबिलिटी हो जाती है इनके अंदर। क्या होती है? इनएबिलिटी। इनएबिलिटी टू टेक ए बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। मतलब यह भावना के कारण यह जो व्यक्ति है किसी भी मुद्दे पर निष्पक्ष, बैलेंस्ड नहीं होकर नहीं सोच पाता है, बैलेंस्ड नहीं सोच पाता है। वह हमेशा एक ही पक्ष का साइड लेता है। अगर मान लीजिए कभी उस पार्टी जो जिस पार्टी को यह सपोर्ट कर रहा है वह गलत भी कर दिया, फिर भी यह उसी का सपोर्ट करेगा। मज़ेदार इसमें आप बात समझेंगे। जैसे आपको एक अगर उदाहरण से समझाएं, इसे क्रिकेट के उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। क्रिकेट के उदाहरण में देखे होंगे, जब भारत और पाकिस्तान का, इंडिया वर्सेस अगर पाक की चुनाव होता है, तो एक भारतीय प्रशंसक कभी भी जो है निष्पक्ष नहीं हो सकता है ना, कभी निष्पक्ष नहीं होगा। चाहे भारतीय खिलाड़ी एम्पायर के गलत फैसले से आउट हुआ हो या सही से, भारतीय प्रशंसक जो है हमेशा भारत का ही पक्ष लेगा। हालांकि राजनीति में इसका असर क्या होता है, ठीक इसी तरह पार्टीशंस जो होते हैं, व्यक्ति अपनी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार या गलत फैसलाओं का भी जो है को भी सही ठहराने की कोशिश करता है। यानी अगर कोई पार्टी जो अच्छा काम नहीं भी किया, अगर वह गलत भी है, फिर भी वह इस तरीके से उनको मतलब सही ठहराने की कोशिश करता है जैसे कि वह एकदम बिल्कुल सही है। और विरोधी पार्टी के जो अच्छे काम भी होते हैं, जो उन जिनको पसंद नहीं करता है, उनके अच्छे कामों में भी कमियां ढूंढ लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की। राजनीतिक दलों के कार्य की बात करें तो राजनीतिक दल देश की जो है वह शासन व्यवस्था होती है। ये क्या होती है? पॉलिटिकल पॉलिटिकल ऑफिसेस। मैंने क्या बोला? राजनीतिक दल जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, देश की शासन व्यवस्था को संभालते हैं और सत्ता का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सत्ता का सत्ता का उपयोग करते हैं। ऐसा करने के लिए वे 7 मुख्य कार्य करते हैं। अभी हम समझेंगे उन सभी 7 मुख्य कार्य को। जैसे पहला है
चुनाव लड़ना, कंटेस्ट इलेक्शंस, वे चुनाव लड़ते हैं। लोकतांत्रिक देश में चुनाव मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है ना। वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में लड़ते हैं। दल जो हैं अपने सबसे लोकप्रिय और मजबूत नेताओं को चुनावी मैदान में उतारते हैं। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए ए जो है, ए या फिर बी, ये दोनों जो है अपने महत्वपूर्ण जो इनके कंटेस्टेंट हैं उनको उतारते हैं। जनता इन्हीं उम्मीदवारों को देखकर, इन्हीं ए और बी को देखकर जो है, जो उनको सही लगता है उनको वोट देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज ऑन प्रोग्राम्स। नीतियां और कार्यक्रम पर बात करें। सरकार अकेले करोड़ों लोगों की जो अलग अलग राय नहीं संभाल सकती। ठीक है, गवर्नमेंट कैन नॉट हैंडल ए वास्ट वेराइटी ऑफ व्यूज। पार्टीज रिड्यूस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू ए फ्यू बेसिक पोजीशंस विच दे सपोर्ट। यानी अर्थ क्या हुआ, सरकार जो है अकेले करोड़ों लोगों की अलग अलग राय नहीं संभाल सकती, इसीलिए पार्टियां जो है लाखों, वास्ट मल्टीट्यूड, लाखों विचारों को समेटकर कुछ बुनियादी नीतियां बनाती हैं, है ना। क्या बनाती हैं? बुनियादी नीतियां बनाती हैं। जैसे आप समझेंगे, हर दल जो है वे अपने चुनाव से पहले एक घोषणा पत्र बनाते हैं। कोई भी पार्टी का अगर चुनाव दिखेगा, चुनाव से पहले वह घोषणा पत्र बनाते हैं, वे मैनिफेस्टो जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो जारी करते हैं। वे जनता को बताते हैं कि वे शिक्षा, रोजगार या महंगाई पर काम करेंगे। जनता को जिस दल की सोच अच्छी लगती है, जिस दल का मैनिफेस्टो अच्छा लगता है, जनता उसे चुनती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेकिंग लॉज की, कानून बनाना। सरल शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो देश के लिए कानून बनाने में जो है राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी और निर्णायक भूमिका होती है। पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज, है ना। जैसे कोई भी नया कानून संसद या विधानसभा में बहस और वोटिंग के बाद ही पास होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं किसी ना किसी पार्टी के सदस्य होते हैं, इसलिए वे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पार्टी के निर्देश, इसको बोलते हैं पार्टी व्हिप, तो क्या बोलते हैं, पार्टी व्हिप के अनुसार ही कानून के पक्ष या विपक्ष में वोट देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट की, सरकार बनाना और चलाना। जो दल चुनाव जीतता है वही देश या राज्य सरकार में अपना राज्य सरकार चलाता है। ठीक है, बड़े नीतिगत फैसले वही राजनेता लेते हैं। द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। मंत्री परिषद के द्वारा, राजनेता जो होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है, जो किसी पार्टी से आते हैं। पार्टियां अपने नेताओं को चुनती है, उन्हें ट्रेनिंग देती हैं। ठीक है, फिर उन्हें मंत्री, जैसे कि आप देख ले होंगे, पार्टी क्या करती है, पहले अपने मतलब जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है नेताओं को। फिर उस ट्रेनिंग के बाद उनको गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री बनाकर सरकार चलाने की जो है जिम्मेदारी सौंपी जाती है। बात करें रोल ऑफ अपोजिशन की, तो विपक्ष का काम सरकार पर नज़र रखना नहीं है, नज़र रखना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जब भी सरकार कोई गलत नीति लाए, विपक्ष का जो काम है, जब भी सरकार कोई गलत नीति लाती है या घोटाला होता है तो विपक्ष संसद में जो है, संसद में और सड़कों पर सरकार की जो है आलोचना करते हैं। यह सरकार को तानाशाह होने से रोकता है और उसे जनता के प्रति जो है अकाउंटेबल बनाता है। कौन बनाता है? विपक्ष। सरल शब्दों में हम आपको समझाएं तो जो पार्टियां चुनाव हार जाती है वे बेकार नहीं बैठती हैं, वे विपक्ष बन जाती हैं। वो क्या बनती हैं? विपक्ष बनती हैं, है ना। पार्टीज दैट लूज इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन का रोल निभाती है, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। और सरकार को जो है आलोचना करते हैं अगर वह गलत नीति कोई बना दी है। ठीक है, शेयर पब्लिक ओपिनियन, जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण को समझेंगे, पार्टियां जो हैं, दल जो है अपनी रैलियां और रैली हो गया, अखबार और सोशल मीडिया के जरिए किसी खास मुद्दे, जैसे बेरोजगारी या किसान की समस्या को देश के सामने जो है बड़े स्तर पर उठाते हैं। तो दे राइज एंड हाईलाइट इशू। जनमत का निर्माण शेयर पब्लिक ओपिनियन में होता है। दे रेज एंड हाईलाइट इशू
मैनी प्रेशर्स ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के जो अलग अलग दबाव समूह हैं भी अक्सर इन पार्टियों को विस्तार मतलब के रूप में काम करती है कि आप ऐसे काम करिए। पार्टी जो है, इसको आसान भाषा में समझेंगे, पार्टी जो है देश के बड़े बड़े मुद्दे को उठाकर जनता की राय या सोच बनाने का काम करती है। ठीक। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, सरकारी मशीनरी तक पहुंच। सरकारी मशीनरी तक पहुंच का बात है कि अगर किसी गांव में पानी या सड़क की समस्या है, कोई गांव है, मान लीजिए यह एक गांव है और इसमें क्या है, पानी और सड़क की समस्या है, तो लोग सीधे सरकारी दफ्तर जाने के बजाय अपनी स्थानीय पार्टी के से, जो लोकल पार्टी है उसकी, ठीक है, लोकल पार्टी के कार्यकर्ता या नेता के पास जाते हैं, क्योंकि वे उनके बीच रहते हैं। ये लोकल पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं के बीच रहते हैं। इस तरह पार्टियां आम जनता को सरकार और उसकी कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ने का माध्यम बनाती है। ये जो लोकल पार्टी है ये अपने लेवल से ऊपर वाले लोगों को क्या करेगा, वो कहा जाएगा, समझाया जाएगा कि ऐसा काम कीजिए, हमारे इधर यह समस्या है। मतलब आम जनता के लिए जो है किसी बड़े सरकारी अधिकारी के पास, जैसे आईएएस वगैरह अगर हो, आईएएस या कलेक्टर लोग जो हैं उनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो जो है अपने स्थानीय नेता, लोकल जो लीडर होते हैं, लोकल पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उनके पास जाकर मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। आगे बात करते हैं द नेसेसिटी की, आवश्यकता की बात करें तो अब राजनीतिक दल की जो आवश्यकता है, अगर आप समझेंगे इसको, किसी देश में एक राजनीतिक दल हो ना हो, कि एक देश में राजनीतिक दल हो ना हो तो पूरी शासन व्यवस्था बिखर जाएगी। अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक दल भारत में नहीं है, शासन व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाएगी। आपको हम समझाएंगे चार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। व्हाट इफ देयर वेयर नो पॉलिटिकल पार्टीज, अगर राजनीतिक दल ना हो तो क्या होगा, तो शासन व्यवस्था क्या होगी, बिखर जाएगी। शासन व्यवस्था मान लीजिए राजनीतिक दल ना हो तो शासन व्यवस्था बिखर जाएगी। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर पार्टियां नहीं होगी, अगर पार्टी नहीं होगी तो समझिए क्या होगा, अगर पार्टी नहीं होगी तो चुनाव लड़ने वाला जो हर व्यक्ति होगा वह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा, निर्दलीय उम्मीदवार, स्वतंत्र। ठीक है, बिना किसी साझा मंच के, संगठन के, देश में हजारों उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर खड़े हो जाएंगे। मान लीजिए अगर पार्टी नहीं होगी तो बहुत सारा, पूरा एकदम अनसमार खड़ा हो जाएगा, पूरे उनके पीछे कोई बड़ी राष्ट्रीय विचारधारा या टीम नहीं होगी। तो बात करते हैं, नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। बड़े नीतिगत वादों का अभाव हो जाएगा। जैसे एक निर्दलीय उम्मीदवार जो है, अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें तो सिर्फ वह अपने छोटे से क्षेत्र की बात करेगा, उनका जो छोटा सा क्षेत्र होगा, निर्दलीय उम्मीदवार, यह वह यह नहीं कह पाएगा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम पूरे देश से गरीबी या बेरोजगारी दूर कर देंगे, क्योंकि वह तो अपने ही क्षेत्र का सिर्फ बात करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, वो पूरे कंट्री का बात कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए उसके पास कोई दल या बहुमत नहीं होगा। तो वह कैसे कहेगा कि मैं पूरे देश के लिए जो है गरीबी और बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट में भी फॉर्म, तीसरा में है कि सरकार की जो उपयोगिता होती है, यूटिलिटी जो होती है, यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन, यानी सरकार की जो उपयोगिता है वो संदिग्ध होना। जैसे जीता हुआ हर नेता सिर्फ अपने इलाके, जो है जो जीता हुआ जो इंडिपेंडेंट रहेगा वह सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने इलाके के लिए जवाबदेह होगा। उदाहरण के लिए यदि हम आपको बताएं तो जैसे कोई नेता सिर्फ एक जिले से जीता, मान लीजिए कोई जीता पटना से, कहाँ से जीता, पटना से जीता, तो वह सिर्फ केवल इसी पटने के लिए जो है चिंता करेगा, पूरे देश को कौन चलाएगा और पूरे देश के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होगा, यह तय करने वाला कोई नहीं होगा। होगा कोई, जब पॉलिटिकल पार्टी इन सब पर कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता, इन सभी इंडिपेंडेंट पे, है ना, पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, सब स्वतंत्र चुनाव जीते हैं, तो इनमें इनको कोई कंट्रोल भी नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, नो वन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। इंडिपेंडेंट अगर कोई सब चुनाव जीत जाएगा तो कौन होगा इसके लिए जवाबदेह, कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि मूलक जो होते हैं लोकतंत्र,
तो उसमें क्या होता है कि आधुनिक लोकतंत्र बहुत बड़े हैं। आज का जो लोकतंत्र है वो बहुत बड़ा है। लाखों करोड़ों, कितने, लाखों, लैक्स और करोड़ जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, अलग अलग विचारों को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें सरकार के सामने मजबूती से रखना किसी अकेले इंसान के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी जरूरत होती है? एक बड़े संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ये संगठन क्या करते हैं? ये राजनीतिक दल जो हैं, ये बड़े संगठन जो हैं, इसकी जरूरत होती है जो जनता के जो हैं मुद्दे को सरकार के सामने पेश कर सके इंडिपेंडेंटली। मतलब आपको दिक्कत परेशानी होगी, है ना, इसलिए राजनीतिक दल तो जरूरी है। आगे बात करते हैं पार्टी सिस्टम ग्लोबली। अगर बात करें दलीय प्रणाली की, वैश्विक दलीय प्रणाली की बात करें, दुनिया जो है, दुनिया में जो ये हमारा दुनिया है, इसमें अलग अलग देशों में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने के जो नियम होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से आप इसे तीन नियम इसमें होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार की दलीय प्रणाली होती है। जैसे आप देखेंगे, वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली क्या होती है? इसकी विशेषता, यह इस व्यवस्था में जो है देश में के भीतर केवल एक ही राजनीतिक दल का शासन होता है। सरकार बनाने और चलाने की अनुमति सिर्फ एक ही राजनीतिक दल को होती है। यहाँ पर जो है दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ने की आज़ादी नहीं होती है। देखिए, है ना, ओनली वन पार्टी इज अलाउडेड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, नॉट कंसिडर्ड ए गुड डेमोक्रेटिक ओपिनियन। यह सही बात नहीं है, लोकतांत्रिक ओपिनियन के लिए सही भी नहीं है। इसे एक अच्छा या लोकतांत्रिक विकल्प नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है जनता के पास कम से कम 2 दल तो जरूर होने चाहिए। कितने दल होने चाहिए? 2 दल तो जरूर होने चाहिए। जैसे उदाहरण इसका है चाइना। चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का ही सिर्फ शासन चलता है। ठीक है। बात करते हैं द्विदलीय, 2 पार्टी सिस्टम की। तो इसकी जो विशेषता होती है, इसमें जो है इस व्यवस्था में देश में छोटी पार्टियां हो सकती है, और लेकिन मुख्य रूप से जो सत्ता की अदला बदली होती है 2 ही बड़े दलों के बीच होता है। पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन सिटीज। जैसे यूएसए में, अमेरिका में है, 2 दल ही है यहाँ पर। कभी इस दल का पार्टी बनता है, कभी इस दल का सरकार बनता है, कभी इस दल का सरकार, कभी इस दल का सरकार, है ना। नुकसान क्या होता है? यह मतदाताओं के पास विकल्पों को सीमित कर देता है। लिमिट चॉइसेस होते, लिमिट वोटर चॉइसेस होते हैं। जनता को ना चाहते हुए भी सिर्फ इन्हीं दो में से जो है इनको चुनना पड़ता है। उदाहरण में अमेरिका और ब्रिटेन में जो है, जैसे अमेरिका में जो है कौन सी पार्टी है तो आप समझेंगे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी है। क्या है? डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, 2 ही पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है। यही बस, यही दोनों जो है आती है हमेशा, हर बार, कभी ये बना कभी वो बना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुदलीय व्यवस्था की, मल्टी पार्टी सिस्टम की। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? इस व्यवस्था में 2 से अधिक दल जो हैं सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। सेवरल पार्टीज कंप्लीट फॉर पावर, 2 या 2 से अधिक। यहाँ कई दलों जो हैं, दलों के जो लोग हैं, दलों के पास जो है अपने दम पर या दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाने का समान अवसर होता है। नो, इफ नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजोरिटी दे फॉर्म एन अलायंस और फ्रंट, गठबंधन। जब इस प्रणाली में जो है किसी एक सिंगल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या किया जाता है? कई पार्टियां मिलकर सरकार में, है ना, लिखा हुआ, दे फॉर्म एन अलायंस, कई पार्टियां मिलकर जो है सरकार बनाती है, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं, क्वाइलेशन कहते हैं, या फिर अलायंस भी बोला जाता है। जैसे हमारा देश भारत, ठीक है, यह मल्टी पार्टी सिस्टम है। यूपीएससी वैल्यू के तरह हमने जोड़ा है इंडिया का जो चॉइस है। जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था, इंडिया की जो चॉइस है उसने क्यों चुना, इसको समझिए कि भारत जो है बहुदलीय को रातों रात अचानक से नहीं चुना है। ठीक है, इंडिया डिड नॉट चूज दिस सिस्टम ओवरनाइट, रातों रात अचानक से नहीं चुन लिया है, बल्कि यह भारत की परिस्थितियों के कारण समय के साथ जो है, लॉन्ग टाइम ड्यू टू इंडियाज इमेंस, समय के साथ जो है विकसित हुआ है। इसके 2 मुख्य कारण हैं, एक सोशल और एक जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। ये सोशल डाइवर्सिटी की बात करें तो अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देश में जो है, सोशल वाली की बात करें, अमेरिका
और ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन में जो है यहाँ क्या होता है, देश में जो है समाज बहुत तक एक जैसा ही है, इसीलिए वहाँ दो पार्टी पूरे देश की सोच को संभाल लेता है। लेकिन भारत में हर राज्य में जो है अपनी अलग संस्कृति पहचान है। उदाहरण के लिए अगर आपको बताएं तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के लोगों के मुद्दे जो होते हैं वे उत्तर भारत के मुद्दे, उत्तर पूर्व भारत के लोगों के मुद्दे बहुत अलग हैं। इन सभी अलग अलग मतलब यहाँ का खान पान, रहना, यहाँ का संस्कृति बहुत भिन्न है, मुद्दे भी अलग हैं। इन सभी अलग अलग सामाजिक समूह जो हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारी पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है ना। तो बहुत सारी पार्टी का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या है, अलग सिस्टम है, और साउथ इंडिया में अलग सिस्टम के लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ जो बात कर रहे हैं सोशल वाली, ये बात हो गई। अब बात समझते हैं विशाल भौगोलिक की, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो भारत जो है भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़ा और विशाल देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भौगोलिक रूप से भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े देश में जो है, अगर आप समझेंगे, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, आप फिर से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इतने बड़े देश में जो है, मान लीजिए ये जो कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, ये क्या है, कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ का कश्मीर का पहाड़ी इलाकों से लेकर केरल का जो ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, कश्मीर है, और ये आपका केरल हो गया। कश्मीर के पहाड़ी से लेके केरल के जो इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, और गुजरात का जो ये मतलब गुजरात का जो ये रेगिस्तान है, कच्छ वगैरह इलाका, और इधर आपको हो गया असम के जंगल तक, असम का जो जंगल है, रहने वाले लोगों की जो ज़रूरत है वो अलग अलग है। तो केवल दो या तीन पार्टी मिलकर इस विशाल देश की पूरी आबादी की ज़रूरत और आकांक्षा को नहीं समझ सकते, अपने अंदर नहीं समेट सकते हैं, है ना। अमेरिका में हो सकता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा विचारधारा के लोग नहीं हैं। आई बात समझ में, इसीलिए हमें क्या चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। आगे बात करते हैं नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल की बात करें तो भारत में किसी भी दल को जो है चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले देश की जो सबसे बड़ी चुनाव संस्था है, यानी चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, उसके पास पंजीकरण करना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। इस व्यवस्था को समझने के लिए आपको हम तीन चीज़ें समझाते हैं। जैसे चुनाव आयोग की भूमिका, है ना, चुनाव आयोग की भूमिका समझिए, आपको यहाँ नहीं दिया है, समझिए। चुनाव आयोग की जो भूमिका होती है, जो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के का जो रोल होता है, चुनाव आयोग देश की, पहला यहाँ पर नहीं है, हम समझा रहे हैं आपको, लिख रहे हैं चुनाव आयोग की भूमिका। चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है, चुनाव आयोग देश के सभी दलों को एक समान मानता है, जितने भी दल हैं सभी दल को क्या करता है, एक समान मानता है, इक्वल मानता है, और सबके लिए नियम बराबर होते हैं। इसमें विशेष सुविधाएं क्या होती है, लेकिन जो पार्टियां बहुत बड़ी होती है और लंबे समय से स्थापित होती है, बहुत बड़ी पार्टी जो है क्या है, बड़ी पार्टी हो और लंबे समय से स्थापित होती है, चुनाव आयोग उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं भी देते हैं। मान्यता प्राप्त दल, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, मान्यता प्राप्त दल के पास जो है क्या होता है कि कुछ यूनिक सिंबल होते हैं, है ना। जो पार्टियां बड़ी स्थापित हो जाती है, चुनाव आयोग उन्हें एक विशेष जो है, विशेष और अस्थायी चुनाव चिन्ह देते हैं। जैसे आप चुनाव चिन्ह की बात करें तो कमल, कमल छाप है ना बीजेपी का, फिर हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, ठीक है, ये सभी चीजें दिया जाता है। चिन्ह का नियम क्या होता है, इस चिन्ह का उपयोग केवल उस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार ही कर सकते हैं। जैसे कमल के जो उम्मीदवार होंगे वही सिर्फ इस चिन्ह का यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा
निर्दलीय उम्मीदवार इस चिन्ह को नहीं ले सकता है। मान्यता प्राप्त दल का अर्थ हम क्या समझा है, जिन पार्टियों को चुनाव आयोग से यह विशेष चिन्ह और विशेषाधिकार मिलते हैं उसे ही जो है मान्यता होती है, उसे ही राजनीतिक दल कहा जाता है, मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। कानूनी जानकारी के लिए आपको बताएं, यूपीएससी लीगल इंसाइट के बारे में बताएं, तो पंजीकरण का जो कानून है, कोई भी राजनीतिक दल जो है लोक प्रतिनिधित्व, कौन सा, सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा जो 29A है, उसमें क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट RPA 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत होता है। दर्जा देने का जो नियम है, जो क्राइटेरिया है, ठीक है, किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल, स्टेट या नेशनल पार्टी स्टेटस जो है कब मिलता है, किस आधार पर मिलेगा, या चुनाव चिन्ह जो है इलेक्शन सिंबल, और इलेक्शन सिंबल मतलब आरक्षण या आवंटन आदेश जो होता है 1968 का, रिजर्वेशन और अलॉटमेंट, उनके में तय किया गया है। मतलब पुनः समझिए, किसी पार्टी के पास राज्य स्तरीय दल, स्टेट या राज्य मतलब राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय दल का जो दर्जा किस आधार पर मिलेगा, वह चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन आरक्षण और आवंटन के आदेश में तय किया गया है। 1968 का यह आदेश था। आगे बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता के मानदंड की बात करें, चुनाव आयोग ने किसी भी पार्टी को जो है राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय घोषित करने के लिए कुछ बड़े नियम बनाए हैं, कड़े नियम बनाए हैं। किसी भी दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए इन शर्तों को पूरा करना होगा। समझते हैं ये शर्त क्या है। जैसे स्टेट पार्टी, राज्य दल, अगर किसी पार्टी को किसी राज्य में क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा चाहिए, ठीक है, किसी भी पार्टी को राज्य में क्षेत्रीय या राज्य स्तर का दल चाहिए, तो उस राज्य के विधानसभा चुनाव में 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं, उसको समझते हैं। जैसे क्या होना है, वोट प्रतिशत की बात करें तो उस राज्य के विधानसभा चुनाव में पड़े जो है, उस राज्य के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध वोटों की संख्या में कम से कम 6% जो है वैलिड वोट है ना, उस पार्टी को मिलने चाहिए। जैसे कि इसके साथ अगर हम आपको बताएं तो उस राज्य की जो विधानसभा में कम से कम 2 सीट वह जीते। कितना सीट जीते, 2। जैसे कि आपको बता दें 6% अगर मान लीजिए सीट मिलता है, सॉरी 6% क्या है, वोट ना, 6% अगर वोट मिलता है तो आप समझ जाइए 6% वोट प्लस 2 विधानसभा की सीट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट बराबर राज्य दल। तो यहाँ समझाते हैं फिर से, देखिए का ट्रिक समझिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है। 6% वोट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और 2 विधानसभा सीट होना चाहिए, विधानसभा की सीट होना चाहिए, तब यह क्या बन जाएगा, स्टेट पार्टी बन जाएगा, राज्य दल हो जाएगा। बात करें नेशनल पार्टी की, राष्ट्रीय दल की, अगर किसी पार्टी को पूरे देश में, जैसे भारत जैसे देश है, पूरे देश में जो है राष्ट्रीय दल बनने की जो शर्त होती है, तो जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे राष्ट्रीय दल क्या है, बीजेपी कांग्रेस, सब बीजेपी या कांग्रेस जैसा दर्जा चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस जैसा दर्जा चाहिए, तो उनके पास भी 2 विकल्प हैं, जिनमें से किसी एक को पूरा करना जरूरी है। जैसे पहला विकल्प क्या है कि वोटों के आधार पर वह पार्टी लोकसभा चुनाव में, या फिर कब, लोकसभा इलेक्शन में, या फिर अलग अलग राज्यों के विधानसभा में, और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, है ना, अलग अलग राज्यों के विधानसभा में कुल वैध वोटों में से कम 6% वोट जो है वह उनके पास आए। और दूसरा विकल्प क्या है, एंड विंस एट लीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, या फिर लोकसभा में कम से कम जो है 4 सीट दर्ज करानी होगी, चाहे ये सीटें किसी भी राज्य से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक में आपको हम बताएं, इसका क्या है कि 4 राज्यों में 4 स्टेट्स में 6% जो है क्या होना चाहिए, लो वोट होना चाहिए,
क्या क्या होना चाहिए, लोकसभा में 6% वोट प्लस 4% लोकसभा प्लस 4 लोकसभा सीटें बराबर क्या बन जाएगा, नेशनल पार्टी। ठीक है, आगे बात करते हैं। करंट अफेयर्स अगर आपको बताएं, 2023 के अकॉर्डिंग जो है, 2023 के अकॉर्डिंग 6 राष्ट्रीय दल हैं, इंडिया इज ओनली 6 नेशनल पार्टीज। जैसे चुनाव आयोग जो निम्नलिखित आंकड़ा के अनुसार जो है मात्र 6 है। भारत में अभी कितने हैं, 6 राष्ट्रीय दल हैं जो नेशनल लेवल पर है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी। ये नया जुड़ा है आम आदमी पार्टी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी जो है अपना राष्ट्रीय दर्जा खो दिया है। ये टीएमसी कौन है, तो ममता बनर्जी वाली जो पार्टी है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उनकी पार्टी है ममता बनर्जी। सीपीआई ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, और एनसीपी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, यह भी शरद पवार वाली पार्टी है। ये राष्ट्रवादी एनसीपी कौन सी है, शरद पवार वाली। ये तीनों अब सिर्फ राज्य स्तर की पार्टी रह गई है। सिर्फ ये क्या रह गई, राज्य स्तर की। नेशनल पार्टी स्टेटस जो है इनका क्या हो गया, लॉस्ट हो चुका है। इनका किनका हुआ है, टीएमसी, सीपीआई, एनसीपी। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियों की बात करें तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जैसे पार्टी की पूरी ताकत ऊपर बैठे कुछ ही नेताओं के हाथों में सीमित हो जाती। पार्टियां जो हैं ना तो अपने सदस्यों का रजिस्टर रखती है, ना नियमित सांगठनिक बैठकें करती है, और ना ही आंतरिक चुनाव। जैसे कि आपको हम बताएं तो लोकतंत्र का मतलब होता है सबकी मर्जी से काम होना। क्या होता है, सबकी मर्जी से काम होना। लेकिन पार्टियों के अंदर लोकतंत्र नहीं होता है। पार्टी का आम कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने और झंडा, पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है कैसा, जो नॉर्मल कार्यकर्ता है उसमें लोकतंत्र नहीं है। बात भले ही हम लोकतंत्र की कर लें, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है वह सिर्फ दरी बिछाने और झंडा लगाने तक सीमित रह जाता है। जितने भी सारे बड़े फैसले हैं, जो बड़े फैसले हैं, बड़े फैसले जो है ऊपर बैठे 2-4 नेता ही लेते हैं। उन्हीं नेता के मतलब वो बंद कमरे में लेते हैं। आम कार्यकर्ता को पता ही नहीं चलता कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन की, वंशवाद की चुनौती की अगर बात करें, क्योंकि अधिकांश दल जो है पारदर्शी तरीके से काम नहीं करते हैं। सिंस मोस्ट पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स, अधिकांश पार्टी पारदर्शी तरीके से काम नहीं करते हैं, इसलिए शीर्ष नेता जो हैं हमेशा अपने करीबी लोगों या अपने ही परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए हालांकि बुरा होता है ना। लीडर्स फेवर पीपल क्लोज टू देम, नेता जो हैं जो उनके करो मतलब क्लोज होते हैं, इवन देयर फैमिली मेम्बर्स विच इज़ बैड फॉर डेमोक्रेसी। नेता अपने परिवार के सदस्यों को, नेता अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वंशवाद की चुनौती में आता है। इसे नेपोटिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप इसे नेपोटिज्म भी कह सकते हैं। जैसे अपने ही लोगों को, इवन देयर फैमिली मेंबर्स अगर कहा जाए, या फिर भाई भतीजावाद भी कहते हैं। जब किसी पार्टी के का जो है अध्यक्ष जो है बेटा या बेटी ही बिना किसी मेहनत या योग्यता के सीधे पार्टी का अगला बड़ा नेता या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है, तो उसे ही वंशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वंशवाद कहते हैं। इसके कारण पार्टी के जो उन जमीनी और मेहनती कार्यकर्ता हैं उनका हक मारा जाता है। उनका क्या मारा जाता है, हक मारा जाता है, जो सालों से जमीन पर खून पसीना बहा रहे होते हैं। बात करें मसल मनी एंड मसल पावर की, धन और बाहुबल की भूमिका की, जैसे पार्टियां एकमात्र ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने पर होता है। पार्टियों का जो है, पार्टियों का जो मतलब होता है ना, पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, वो सिर्फ जीतने तक ही तय रहते हैं। इसलिए वे ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है ना। सो दे नॉमिनेट कैंडिडेट्स हु हैव लॉट्स ऑफ मनी। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन। कई सिचुएशन में क्या होता है, जिनके पास आपराधिक प्रवृत्ति होती है, क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, कैसा,
क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, उनको जो है टिकट दे दिया जाता है ताकि वह बाहुबल से चुनाव जीत सकें। ठीक है, आज के समय में चुनाव लड़ना महंगा हो गया है, आप समझ रहे हैं। अभी पार्टी जो है बहुत महंगा हो गया है। पार्टियां अमीर लोग और बड़ी कंपनियों से जो है करोड़ों लोग चंदा लेते हैं, है ना। आप देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा लिया जाता है। इसके बदले जब वे सरकार बनाते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट कोई पार्टी है, वह जो है किसी कंपनी से, पार्टी जो है सरकार बनाने के लिए किसी कंपनी से जो चंदा लेती हैं, तो ये चंदा लेने के बदले क्या होता है, जब ये पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बन जाता है तो इस कंपनी को, ये जो अमीर लोग हैं, इनको फायदे के लिए नीतियां बनाया जाता है। साथ ही चुनाव जीतने के लिए डराने धमकाने वाले जो बाहुबली लोग होते हैं, अपराधियों को टिकट दे दिया जाता है, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है ना। आप जीतने के लिए आप बाहुबली को दे देते हैं टिकट, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आगे बात करते हैं लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, सार्थक विकल्प का अभाव। हाल के वर्षों में जो है अलग अलग पार्टियों के विचारधारा का अंतर बहुत कम हो गया है ना। इस वजह से मतदाताओं के पास कोई सच्चा या सार्थक विकल्प नहीं बचता है। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग पार्टीज, है ना। क्या हो गया कि विकल्प बहुत कम खत्म हो गया, आइडियोलॉजिकल जो डिक्लाइन है, कोई विचारधारा नहीं है, सब में मिल जा रहा है। जैसे आज के समय में आप देखेंगे सभी पार्टियों की नीतियां जो है एक जैसी हो गई है। उदाहरण के लिए आपको हम बताएं तो आर्थिक नीतियों पर सभी दल एक जैसा ही काम करते हैं। सभी दल, जैसे अगर वे पार्टी ए को हटाकर, हम आपको बताएं, ए पार्टी को हटाकर बी लाते हैं, तब भी वे देश की हालत को, काम करने का तरीका वैसा ही रहता है। नेताओं का दल बदल इतना बढ़ गया है, जो आज जो नेता एक पार्टी में है, कल वह दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, कभी ये उसमें चले जाते हैं, कभी उतने में चले जाते हैं। ऐसे में जनता के पास जो है, जो पॉलिसी के स्तर में कोई बड़ा बदलाव, बड़ा अंतर चुनने का मौका नहीं बचता है। हाउ कैन पार्टीज बी फॉर्म्ड, राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, रिफॉर्म। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, समझेंगे। पार्टी के अंदर जो सुधार कैसे हो, में लिखा हुआ है ए में स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, किए गए जो सुधार हैं। हमारी संसद जो है, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने राजनीति को सुधारने के लिए कुछ पहले से ही बड़े कानून बनाए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो ले लिया गया है। लिखा हुआ है द एंटी डिफिक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। ये क्या है, दल बदल विरोधी कानून क्या है कि पहले कई विधायक जो हैं, एमएलए जो हैं और एमपीज जो हैं, चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद से या पैसे की लालच में अपनी पार्टी का जो है क्या कर लेते थे, बदल लेते थे, छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते। इसे आया राम गया राम की राजनीति आप समझ सकते हैं, है ना। चेंजिंग पार्टीज टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश इफ दे डू लूज देयर सीट, है ना। तो क्या हो गया, आया गया राम कहा जाता है। इसमें सुधार क्या किया गया कि 52वां संविधान संशोधन के थ्रू, 52 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1905 में 10th शेड्यूल में क्या दिया गया कि अगर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 10th शेड्यूल एंड स्ट्रेंथ बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट, इसमें संविधान में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, इसको रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। अगर अब कोई जीता हुआ पार्टी नेता बदलता है तो उसकी संसद या विधानसभा की जो सीट है वह रद्द हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एफिडेविट रिगार्डिंग एसेट्स एंड क्रिमिनल केसेस। शपथ पत्र दे दिया जाता था, अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, किसने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव लड़ने वाले जो हर उम्मीदवार को एक ऐसा कानूनी दस्तावेज यानी एफिडेविट जो है शपथ पत्र जमा करना होगा। इसमें उम्मीदवार को अपनी पूरी संपत्ति जो है, मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट टू फाइल एन एविडेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसमें क्या किया गया कि अपनी संपत्ति, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, मतलब आपराधिक मुकदमे जो उनके ऊपर चल रहे हैं, उन सभी की सही जानकारी देनी होगी। इससे जनता को जो है उम्मीदवार का असली चेहरा पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स की बात करें। चुनाव आयोग के जो कड़े निर्देश होते हैं, यह क्या होता है,
चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के लिए जो है संगठन के अंदर कड़े नियम किए हैं, जैसे मेड इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसमें सुधार किया गया है कि हर पार्टी को समय पर अपने आंतरिक चुनाव कराने के लिए और साथ ही अपनी कमाई का जो पूरा ब्यौरा है, इनकम टैक्स रिटर्न ITR जिसको बोलते हैं ITR, दाखिल करना अनिवार्य होगा। ठीक है। भविष्य के लिए सुधारों के लिए भी कुछ बातें की गई है। सजेशंस फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स, भविष्य के सुधारों के लिए सुझाव। पार्टियों को और बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ जो थे उन्होंने 3 बेहतरीन सुझाव दिए हैं। कौन कौन से? लॉ टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, मतलब यह एक ऐसा सख्त कानून बनाया गया जो पार्टियों को मजबूर करे कि वे अपने सभी सदस्यों को का एक रजिस्टर्ड रखे। पार्टी के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र जज या अथॉरिटी बनाए जाएं, पार्टी के नियम का पालन करें, है ना। कंपलसरी टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर पार्टी डिस्प्यूट। नेक्स्ट बात करेंगे कोटा फॉर वोमेन, महिलाओं के लिए आरक्षण क्या दिया गया। राजनीतिक दलों के अंदर जो महिलाएं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह जरूरी किया जाना चाहिए कि पार्टी के पास जो है कम से कम 1/3 मतलब 1/3 मतलब 33% महिलाओं को भी जरूर टिकट दे। साथ ही पार्टी के बड़े फैसले और पदों पर जो है महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए। मैंडेटरी फॉर पार्टी टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट, पर दिया कहाँ जाता है, बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, चुनाव में सरकारी वित्त पोषण जो होता है, वित्त पोषण। पार्टियां अमीर और लोग और कंपनियों से जो काला धन ना ले, इसके लिए सरकार खुद चुनाव का खर्च उठाना चाहिए। सरकार पार्टियों को उनके पीछे ले वोटों के आधार पर पेट्रोल, कागज, फोन, नगद, है ना, पैसे, मतलब फोन हो या कुछ नगद पैसे दे, ताकि उम्मीदवार जो है अमीर उम्मीदवार और गरीब उम्मीदवार के बीच अंतर खत्म हो सके। सर इसी को बोलते चुनाव का सरकारी वित्त पोषण। ये फिर से समझिए, पार्टियां अमीर लोग या रिच लोग हो या फिर कंपनियों से जो काला धन लेते हैं, ब्लैक धन, ना लें, इसके लिए सरकार को खुद चुनाव का खर्च उठाना चाहिए, है ना। सरकार पार्टियों को उनके पिछले वोटों के आधार पर, पिछले चुनाव के आधार पर जो है पेट्रोल का भी पैसा दे, है ना, पेट्रोल का दे, नगद पैसे कुछ दे दे, ताकि अमीर उम्मीदवार और गरीब उम्मीदवार में, रिच उम्मीदवार और जो पुअर उम्मीदवार हैं उनके बीच जो है अंतर खत्म हो सके। समझ रहे हैं? सबसे यहाँ लिखा हुआ है द बेस्ट वे टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इज थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। दलों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका जनता, क्या है? जनता है, दबाव समूह है और आंदोलन की सक्रिय भागीदारी है। ठीक है? ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। यह विषय आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।